तैयार हो जाइए एक्शन पैक दिन के लिए, जहां पर आज दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी के संकेत। कमजोर शुरुआत के बाद भारतीय बाजार संभलेंगे या फिर और फिसलेंगे? 9000 का अहम है आंकड़ा, वहां तक पहुंचेंगे या फिर आएगी रिकवरी? लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी से बात करेंगे कि कौन से अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं बाजार के लिए, आगे की डायरेक्शन क्या होने वाली है, ग्लोबल क्यूज क्या संकेत दे रहे हैं और आज के ट्रेड के लिए आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए। आज के जो अहम ट्रिगर्स हैं वो क्या हैं सर? बिल्कुल, अगर ट्रिगर्स की लिहाज से देखें तो दीप, बिल्कुल ट्रिगर्स ग्लोबल मार्केट से ही आते हुए नजर आ रहे हैं और ग्लोबल मार्केट से जो संकेत है वो साफ तौर पर कमजोरी के आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका में एक कमजोरी भरा सेशन रहा और आखिरी घंटे में, वैसे खुले कमजोर थे लेकिन कमजोर खुलने के बाद रिकवरी आई, लेकिन आखिरी घंटे में फिर से अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलते नजर आए और नुकसान के साथ बंद हुए। लेकिन कोरोना के मामलों में 4 दिनों से कमी आती हुई दिख रही है अमेरिका में, ये एक अच्छा संकेत है। लगातार अब कोरोना के मामले थोड़े से कंट्रोल में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी मुश्किल है। भारत में लगातार 8वें दिन 3000 से ज्यादा मामले आए हैं हमारे सामने। MSCI इंडेक्स में बदलाव के आज बड़े ऐलान होने की संभावना है और साथ ही नेस्ले, हेवेल्स, बंधन बैंक जैसे कंपनियों के आज नतीजे आने वाले, तो भरपूर एक्शन है आज। बिल्कुल अनिल जी, भरपूर एक्शन है आज। और एक तो ये जो ग्लोबल ट्रेंड हो गया है सर कि हम देख रहे हैं कि आखिरी घंटे में हमेशा वॉलेटिलिटी होती है, जो भी ट्रेंड हो रहा होता है उस दिन का आखिरी घंटे में रिवर्स हो जाता है और ज्यादातर करके सेलिंग आती है। पर सर एक बहुत बड़ा और ग्लोबल डेवलपमेंट हुआ कल, जिसका बाजार पर बिल्कुल रिएक्शन नहीं आया। ये था सऊदी अरेबिया की तरफ से। सर, इन्होंने प्रोडक्शन और काटा है, 10 लाख बैरल पर डे ये 1 जून से अपने प्रोडक्शन में कटौती करेंगे। तो ओपेक के साथ जो इनका समझौता हुआ था उसमें 38 लाख बैरल पर डे का ये कट करने वाले थे। अब ये 10 लाख बैरल और ऐड कर दें, यानी कि सऊदी अरेबिया के सिर्फ जो टोटल कट होगा वो 48 लाख बैरल पर डे होने वाला है 1 जून से। और इसका मार्केट पर कोई रिएक्शन नहीं आया, बल्कि तेल के भाव जिसको सहारा मिलना चाहिए था इतनी बड़ी खबर से, वो और फिसले। 2-2.5% फिसल कर बंद हुए तेल के भाव और कंप्लीटली डिस्काउंट कर दिया इस खबर को मार्केट में सर। तो दीप, इसका मतलब सिंपल ये कि प्रोडक्शन कट के बावजूद अगर दाम नहीं बढ़ रहे हैं और प्रोडक्शन कट लगातार होता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब क्लियर कट है। जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारे देश और जो ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं वो सारे देश इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चिंतित है। जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि प्रोडक्शन कट जरूरत से ज्यादा करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, दाम मेंटेन हो जाए प्रोडक्शन कट के बाद, वो अपने आप में काफी है। और जो ऑयल यूज करने वाले, कंज्यूम करने वाले जो देश हैं, उन्हें साफ नजर आ रहा है कि आगे चलते हुए ग्रोथ में धीमापन दिखेगा और ऐसे में हमें उतनी जरूरत रहेगी नहीं तेल की। देखिए, प्रोडक्शन कट का मतलब और फायदा कब होता है? प्रोडक्शन कट से प्राइसेस को फायदा तब मिलता है कि समझिए आप, है ना, किसी चीज का समझिए 100 बैरल आप कच्चे तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर मैं प्रोडक्शन कट करके उसको 90 बैरल पे ले आऊं तो आपके लिए 10 बैरल की कमी रहेगी। तो आप एक तो उसका ज्यादा दाम देंगे और दूसरा आप अपने कंजम्पशन को लिमिट करने की कोशिश करेंगे, तब तो प्राइसेस बढ़ेंगी। अगर आप प्रोडक्शन कट कर रहे हैं, अभी मैं $100 कंज्यूम कर रहा हूं और अगले साल मैं ये सोचता हूं मैं $75 या $80 ही 80 बैरल ही कंज्यूम करूंगा, अगर मैं ऑलरेडी 15-20 बैरल कम कंज्यूम करने के लिए तैयार हूं और तब आप ये कहें कि नहीं मैं 100 बैरल की बजाय $90 प्रोड्यूस करूंगा, तो फिर दाम बढ़ेगा कैसे? सो बेसिकली प्रोडक्शन के साथ सप्लाई और साथ ही डिमांड भी आपको देखनी पड़ेगी। तो प्रोडक्शन सप्लाई साइड में आप कह रहे हैं कि भले मैं कम कर रहा हूं, लेकिन डिमांड उससे भी कम नजर आ रही है और शायद यही वजह है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बजाय घट रहे हैं। तो और मैं लगातार आपको कहता आया हूं कि चाहे वो हमारे बाजार हो या दुनिया भर के बाजार, जब भी कच्चा तेल बहुत नीचे रहा है तब बाजार, इक्विटी मार्केट स्पेशली, बढ़े नहीं है, कमजोरी हुए हैं। ये भले कोई भी कोरिलेशन हो, ये बेहद साफ है कि कच्चे तेल का गिरना हमारी बैलेंस शीट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से कम होता है, लेकिन मार्केट के लिहाज से देखें तो अब तक का कोरिलेशन हमेशा यही कहता है कि कच्चे तेल की गिरावट के साथ बाजार हमेशा गिरे हैं। और उसकी वजह यही है कि कच्चे तेल की गिरावट जो फंडामेंटल होती है उसमें ग्रोथ को लेकर चिंताएं रहती है और अगर ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंताएं और उसकी वजह से कच्चा तेल गिर रहा है
तो एक दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत है कि जो देश कच्चे तेल पर आधारित है अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर, जिसमें गल्फ कंट्रीज हो गए या फिर रशिया, वेनेजुएला, इस तरह के कई सारे देश हैं जिनकी बड़ी कमाई कच्चे तेल से आती है, तो उनकी अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी सी डगमगाने लगती है, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन दुनिया की जीडीपी में कम हो जाता है। तो ये दो बड़े कारण हैं जिसके चलते कच्चे तेल के दाम एक रीजनेबल लेवल पर, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ऊपर हो या बहुत नीचे हो, एक रीजनेबल लेवल पर अगर दाम रहेंगे तो वो शायद पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। अब वो रीजनेबल लेवल क्या $35-40 का हो सकता है या $50-55 का हो सकता है, ये अंदाजा लगाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये बात पक्की है वो $20-22 नहीं हो सकता। $20-22 वो लेवल है जो सबके लिए अच्छा नहीं है। सबके लिए अच्छे लेवल शायद 40 से 50-55 की रेंज में कहीं जाकर आते हुए दिखे, जहां एक बैलेंस व्यू रहे, जहां जो देश कच्चे तेल का कंज्यूम कर रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी जेब पर भी बोझ ना पड़े, और जो देश कच्चे तेल का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको भी बहुत नुकसान ना हो। तो एक बैलेंस होने की जरूरत है, लेकिन अभी वो बैलेंस बिगड़ा हुआ है। और अभी जो देश इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे लिए फायदे की बात है। अब आप देखिए, अमेरिका ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ऑयल एंड शेल में, गैस में इतना इन्वेस्टमेंट करके अपनी आत्मनिर्भरता बनाई है। अब अमेरिका भी कभी ये नहीं चाहेगा कि कच्चे के तेल के दाम इतने कम हो जाएं। अगर इतने कम होंगे तो उनकी इंडस्ट्री कैसे जिंदा रहेगी। और दूसरी बात यह है तो फिर इतना इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ही क्या हुआ, फिर तो हम इंपोर्ट ही कर लेते। इंपोर्ट उल्टा सस्ता पड़ रहा है। तो पॉइंट सिंपल है कि कोई भी एसेट हो, कोई भी कमोडिटी हो, एक रीजनेबल प्राइस पर है वो सबके लिए ठीक है। अनरीजनेबल प्राइस, चाहे वो तेजी की तरफ हो चाहे मंदी की तरफ, वो ठीक नहीं है। तो कच्चे तेल में जो बढ़त नहीं आई है सऊदी अरब के फैसले के बाद भी, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से समझा जा सकता है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बरकरार हैं। बिल्कुल, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंताएं तो एकदम बरकरार हैं सर, और इस समय हम मार्केट पर भी उसका असर देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स पर अगर नजर डालेंगे तो 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली, यानी कि अगर कल शाम अमेरिकी बाजारों में जो 100 अंक से ज्यादा डाउ फिसला और अब डाउ फ्यूचर्स 200 अंक जो नीचे है वहां से चिंता आ रही है, और बाकी एशिया के मार्केट्स में भी दबाव बन रहा है। तो सर, ये जो आपने बात बोली ग्लोबल ग्रोथ को लेकर और उससे जो चिंताएं हैं, और जिस तरह का अब हम मार्केट में एक्शन देख रहे हैं, स्पेशली जो भारतीय बाजारों में एक्शन देख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं सर। क्योंकि अब जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, क्योंकि आज सुबह जब मैं ग्लोबल मार्केट्स का भी चेक कर रहा था तो एक क्लियर बात आ गई सर कि लॉकडाउन, पहले तो हम बात कर रहे थे कि लॉकडाउन खुलने से निवेशक खुश होंगे और वैसे ही रिएक्शन आया, पर अब निवेशकों में चिंता बढ़ रही है कि क्या ये लॉकडाउन कुछ जल्दी ही खोला जा रहा है, क्योंकि नए केसेस में उछाल आ रहा है। कल वुहान में भी 5 केसेस मिले। WHO ने बयान में बोला है कि जहां जहां आप लॉकडाउन खोल रहे हैं वहां हम देख रहे हैं कि नए केसेस उछल रहे हैं। साउथ कोरिया, जिसने हर रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया था, अब उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स और बार्स और कुछ पब्लिक प्लेसेस बंद कर दिए क्योंकि वहां पर भी केसेस में उछाल आया। तो सर, एक तो ये जो लॉकडाउन में ढील देने से चिंता है, इस पर तो हमने बात कर ही ली थी, पर आगे जाकर जो मार्केट का एक ट्रेंड बन रहा है या डायरेक्शन बन रही है, उस पर आपका क्या सेंस आ रहा है सर इस समय? क्योंकि मार्केट अब क्या क्यूज लेगा, जहां तक ग्लोबल बातों का सवाल है, जहां तक हमारे खुद के डोमेस्टिक क्यूज का सवाल है इस समय, क्योंकि फिर से हम गिर ही रहे हैं और धीरे धीरे करके नीचे ही आ रहे हैं। दो टुकड़ों में मैं इस सवाल को बांटकर मैं कहता हूं आपको। पहली चीज जो आपने कहा कि जहां जहां लॉकडाउन खुल रहा है वहां पर सिचुएशन कैसी हो रही है, और कल हम यही विस्तार से बात कर रहे थे कि लॉकडाउन खुलने के बाद ज्यादा जिम्मेदारी हमारी है। लॉकडाउन है तब तक ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद कितना सक्सेसफुल होता है लॉकडाउन खोलना, ये आप और हम पर डिपेंड करेगा। और इसमें एक चीज जो सीखने वाली है वो ये है कि देखिए, अगर हिंदुस्तान में कोरोना का कहर उतना ज्यादा नहीं हुआ, हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए, क्षेत्रफल को देखते हुए, और साथ ही हमारे देश के में जिस तरह से हम डेंसिटी के साथ पॉपुलेशन है उसको देखते हुए भी अगर हम नहीं फैले, तो उसकी एक बड़ी वजह दीप यह है कि हमारे यहाँ कोरोना सबसे अंत में आया है, और उसको लेकर हम पहले ही सावधान हो चुके थे। हम पहले काफी कुछ देख सुन चुके थे कि कोरोना का कहर किस तरह का होता है। उससे पहले वो हमने ईरान, इटली, स्पेन, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सबको देख लिया कि वो किस तरह से बड़े बड़े देश जहाँ अच्छी हेल्थ केयर सुविधाएं हैं, बड़े डेवलप कंट्रीज हैं, ये किस तरह से घुटने टेक रहे हैं। तो हमें उसकी सीरियसनेस समझ में आ गई। अब ये दूसरा मौका है जब हमें एक सीरियसनेस और समझनी चाहिए, और वो ये कि लॉकडाउन खुलने के बाद ये सारे देश किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, किस तरह से लॉकडाउन खुलने के बाद अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए जो खोला जा रहा है उसमें कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम दूसरों से नहीं सीखेंगे तो फिर फायदा क्या? देखिए, बाकी सारे देश
यहाँ कोरोना पहले पहुंचा है, उन्हें लॉकडाउन पहले खोलना है। और देखिए अल्टीमेटली मजबूरी सबकी है लॉकडाउन खोलने की। आप एक मतलब इंडेफिनेट पीरियड तक आप लॉकडाउन रख नहीं सकते, खोलना तो पड़ेगा ही। और दूसरी चीज है कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या असर होगा, ये हर एक देश पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है। इस तरह की बीमारी, इस तरह का लॉकडाउन लाइफ में पहली बार हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ आखिरी बार ही हो। तो ऐसे में आपके पास इसको हैंडल करने का कोई अनुभव है नहीं। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया बात यह कि हमारे पास अनुभव है और वो अनुभव हमें दूसरे देशों से देखना है, चाहे वो कोई कोरिया हो, कोई सिंगापुर हो या कोई और देश हो, जहां पर जिस तरह से, या अमेरिका ही क्यों ना हो, कि जहां लॉकडाउन खुलने के बाद कहां कहां किस तरह से मामले बिगड़ रहे हैं, किस जगह ऐसे हैं, कौन से ऐसे एरिया हैं जहां से लॉकडाउन के बाद चीजें बिगड़ती है। अगर हमने वो सीख लिया और हमने उसे लागू कर लिया तो मैं समझता हूं लॉकडाउन खुलने के बाद भी हमारे यहाँ नुकसान नहीं के बराबर या सबसे कम होगा। तो ये एक दूसरी चीज है जो हमें देख लेनी चाहिए। अब आते हैं मार्केट पर। जो मार्केट की बात आप कर रहे हैं, देखिए बाजार लगातार रेंज में है। अब तक बाजार लगातार अच्छी खबरों पर अच्छा रिएक्शन, जरूरत से बढ़ ज्यादा रिएक्शन और बुरी खबरों को नजरअंदाज करने के ट्रेंड में चल रहा है। 7,500 का लो बनाकर 7,610 की क्लोजिंग लो थी, वहां से नॉन स्टॉप रैली आपने 9,890 तक की देखी है। नॉन स्टॉप रैली यानी कि आप देख लीजिए 30% नॉन स्टॉप निफ्टी भागा है वहां से, ठीक है। अब वापस वहां से आप 9,890, मैं राउंड फिगर में 9,900 ले लेता हूं, 9,900 से आप आ रहे हैं 9,200 9,100 के आसपास। इस फॉल में 9,116 का लो आपने बनाया 7-8 दिन पहले, 9,116 वो लो आपने बनाया है निफ्टी पर, और वहां से फिर से आप 9,450 तक पहुंचे। अब पॉइंट क्या है, देखिए मैं ये कहूंगा कि अभी तक भी आप रेंज में हैं और ये रेंज 9,000 से 10,000 की बड़ी रेंज है, ठीक है। इस रेंज को आप ट्रेड कर रहे हैं। अब आप इस रेंज के निचले एंड की तरफ आ रहे हैं और ये जो मैं आपको लेवल दे रहा हूं ये बहुत गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बेहद अहम है। 8,900 9,100 ये रेंज का बेहद अहम पड़ाव है, बेहद अहम सपोर्ट है। तो अगर बाजारों को गिरावट में रुकना है तो ये लेवल एकदम परफेक्ट है। अब ये 8,900 पर रुकता है, 9,000 या 9,100 पर रुकता है, वो एग्जैक्ट अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन ये 200 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर बाजारों को रुकना है। अगर रुकना है तो असली कमजोरी और बड़ी गिरावट तब होगी जब आप इस रेंज के नीचे ट्रेड करना शुरू करिए। 200 पॉइंट की जो अहम सपोर्ट रेंज है इसको ना तोड़े। अब आइए ऊपर की तरफ। 10,000 क्योंकि अहम लेवल है तो मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि 9,900 10,100 ये 200 पॉइंट की रेंज ऊपर मानकर चलिए। जब तक इस रेंज को पार ना करें तब तक आप टाइम वाइज करेक्शन देखेंगे। जी हाँ, ये जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये टाइम वाइज करेक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट्स आपको गिरने नहीं दे रहे हैं, इकोनॉमी की चिंताएं आपको बहुत बढ़ने नहीं दे रही है। कभी अब पहली बार आपने इतने दिनों की तेजी के बाद, और कल हम बात कर भी रहे थे कि देखिए 3-4 दिन अमेरिकी मार्केट अच्छे भाग गए, तो अब कोई बड़ी बात नहीं कि थोड़ा सा करेक्शन दिखाए। तो पॉइंट सिंपल है कि मार्केट को अगर फ्रेश कमजोरी निफ्टी पर दिखानी है तो वो 8,900 9,100 की रेंज को तोड़े, निर्णायक रूप से उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो ही बाजार फ्रेश कमजोरी दिखाएंगे, अदरवाइज फ्रेश कमजोरी नहीं है। 9,900 10,100 के पार निकलकर ट्रेड करेंगे तो फ्रेश मजबूती और अच्छी तेजी दिखाएंगे। तब तक आपको रेंज के लोअर एंड को ट्रेड करना है। अब इसमें दिक्कत एक ही है, वो दिक्कत क्या है, अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी उतना कमजोर नहीं है पिछले 4-5 सेशन से, लेकिन बैंक निफ्टी ने कल कमजोरी के अच्छे संकेत दे दिए और बैंक निफ्टी अपनी लोअर एंड पर पहले ही आ चुका है, जबकि निफ्टी अपने लोअर एंड से लगभग 2 से 3% ऊपर है। जहां से निफ्टी के लिए आप ये कह सकते हैं कि नई कमजोरी शुरू होगी, अभी भी वहां से 3% ऊपर है। बैंक निफ्टी 18,900 18,950 ये आखिरी उम्मीद है, इसके नीचे आज आप ट्रेड करना शुरू करेंगे नेचुरली। और अगर आपने 19,000 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो दीप फिर है ना, ये 18,500 18,200 तक की रेंज तो मिनिमम बैंक निफ्टी पर खुल रही है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क जो निकल कर आता है वो ये है कि क्या बैंक निफ्टी की कमजोरी निफ्टी को नीचे खींच सकती है। 2 वजह से, बैंक्स एनबीएफसी कमजोर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी टच मी नोट वाले सेक्टर्स हैं कि जिसको किसी को खरीदना नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट खराब होता है, अगर सरकार का बोरोइंग प्रोग्राम बढ़ता है, अगर जीडीपी आपकी नेगेटिव जाती है, ये सारी अगर चिंताएं होंगी तो सबसे पहले इसी सेक्टर पर असर पड़ेगा और वो आपको प्राइसेस में आता भी दिख रहा है। तो या तो ये है कि बैंक निफ्टी और एनबीएफसी अपनी कमजोरी से निफ्टी को नीचे खींच ले, या फिर ये हो सकता है कि निफ्टी एकदम अहम सपोर्ट लेवल के आसपास आकर अपनी मजबूती दिखाकर बैंक निफ्टी को ऊपर खींचने की कोशिश करे। दोनों में से क्या होगा यही आपको टेस्ट करना है। तो अगर आपको मंदी का व्यू लेकर चलना है
तो बैंक निफ्टी आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आपको तेजी का व्यू लेकर चलना है तो आपके लिए निफ्टी परफेक्ट है। जब तक कि निफ्टी 8,900 9,100 की रेंज को तोड़ता नहीं, तब तक निफ्टी में आपको लॉन्ग रहना है। और बैंक निफ्टी अगर 18,900 19,000 की रेंज के नीचे ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी में मंदी रहेगी। ये दोनों बड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड बन रहा है, लेकिन यही ट्रेड है, यही तरीका है इस बाजार को ट्रेड करने का। दो ऐसी पॉकेट्स है बाजार में, एक पॉकेट को देखेंगे तो आपको बहुत डर लगेगा, बहुत कमजोरी दिखेगी, वो बैंक्स एनबीएफसी फाइनेंशियल्स की है। दूसरी पॉकेट आप देखेंगे तो आपका मूड एकदम ठीक हो जाएगा, चाहे वो ऑटो को देख लें, चाहे आप मेटल्स देख लें, चाहे आप कंज्यूमर्स से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स देख लें, कंजम्पशन एफएमसीजी देख लें, चाहे आप फार्मा देख लें, वहां कहीं कोई आपको कमजोरी नजर नहीं आएगी। तो दो अलग पॉकेट्स है, आप अपने व्यू के हिसाब से इंडेक्स चूज कर लीजिए। तेजी का व्यू है निफ्टी चूज कर लीजिए, मंदी का व्यू है बैंक निफ्टी चूज कर लीजिए। तेजी के स्टॉक्स ढूंढने हैं तो आपके पास 4 सेक्टर हैं, मंदी का व्यू ढूंढना है तो आपके पास बैंक्स एनबीएफसी है। एग्जैक्ट ये ट्रेड है इस वक्त बाजार का। बिल्कुल, तो दोनों तरफ की डायरेक्शन बाजार ले सकता है। एक अहम सपोर्ट लेवल से एक अहम निचले स्तर के करीब आपको बाजार आते हुए दिख रहे हैं, तो देखते हैं कि यहां से क्या डायरेक्शन आती है। पर दोनों डायरेक्शंस के लिए बाजार तैयार होता हुआ दिख रहा है और दो पॉकेट्स बन रही हैं। ठीक है सर, तो ये तो रही बाजार की बात और किस तरह से डायरेक्शनल मूव आ सकता है। आज की बात करें सर, तो आज के फिर जो अहम संकेत है वो क्या बता रहे हैं हमें? जी दीप, ग्लोबल संकेतों को मैंने न्यूट्रल साइड पर रखा है, मैंने बहुत पॉजिटिव तो नहीं रखा देखिए इन ग्लोबल संकेतों को, क्योंकि ठीक है आपके लिए कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन मार्केट उस पर रिएक्शन नेगेटिव साइड पर दे रहे हैं। प्लस कच्चा तेल जो है वो आपके लिए थोड़ा सा कमजोरी के संकेत ही दे रहा है। एफआईज के डेटा थोड़े से पॉजिटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के डेटा नेगेटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के डेटा मैंने न्यूट्रल रखे हैं, सेंटिमेंट सावधानी भरा है और ट्रेंड न्यूट्रल है ये आज के लिए। अब आइए मैं आपको रेंज दे दूं। रेंज 9,025 9,125 ये निफ्टी पर अगला सपोर्ट रेंज है। ठीक है, 9,375 9,450 ये ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग वाली रेंज है। आइए बैंक निफ्टी 18,400 18,600 ये अगला सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी का। वैसे बड़ा सपोर्ट 18,200 पर आता है, लेकिन आज के आज आप वहां नहीं पहुंचेंगे, इसलिए मैंने 18,400 18,600 दिया है। बैंक निफ्टी पर ऊपरी स्तर पर 19,250 19,500 की रेंज परफेक्ट है, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आएगी। डे रेंज डीप में आपको दे दूं 9,175 से 9,300 ये आज दिन की छोटी वाली रेंज है। ऐसा लग रहा है इसके आसपास या इससे थोड़ा नीचे हम करेंगे शुरुआत। उसके बाद जो शुरुआत होने के बाद 9,125 9,375 ये आपकी रेंज हो सकती है। देखिए 9,116 का हमने लो बनाया, तो वहां होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो 9,100 9,125 की रेंज में कहीं भी हम रुकेंगे, बेसिकली वो है। तो हो सकता है 9,175 के नीचे खुले, अगर 9,175 के नीचे खुलेंगे तो 9,100 9,175 की रेंज में शायद बाजार फिर वक्त बिताने की आज कोशिश करे। जो बड़ी रेंज है वो 9,025 से लेकर 9,450 की निकल कर आती है आज निफ्टी पर आपके लिए। अब आइए बैंक निफ्टी 18,700 19,050 ये बैंक निफ्टी पर आज की आपकी छोटी रेंज है। 18,550 से 19,250 ये आपकी मीडियम रेंज है और 18,400 से लेकर 19,350 ये रेंज वो होगी जो आज के लिए आप बड़ी रेंज मानकर चल सकते हैं। बड़ी रेंज में मैं 19,500 तक की भी दे सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि 19,350 19,400 तक ही जाकर बैंक निफ्टी दम तोड़ देगा, इससे ज्यादा ताकत दिख नहीं रही, क्योंकि बैंक निफ्टी में बैंक्स में एनबीएफसी में दम दिख नहीं रहा दीप, तो मुझे लगता है यहीं कहीं रुक जाएंगे। बिल्कुल, और आप एक क्लियर सर आपने जो बात भी बोली कि बैंक्स एनबीएफसीज अब प्रेशर में आने वाले हैं, आपके क्लियर रेंजेस में भी ये डायरेक्शनल शिफ्ट दिख रहा है, क्योंकि जो निफ्टी की बड़ी रेंज है वो लगभग सिमिलर ही है जो पिछले हम 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं, पर जो बैंक निफ्टी की बड़ी रेंज है वहां पर आप हम एटलीस्ट नोटिस में आ रहा है कि लगभग 600-700 पॉइंट का डायरेक्शनल डाउनवर्ड शिफ्ट आपने दे दिया है। तो यही आपके लिए बड़ी प्रेशर की बन रही है जोन, जहां तक मार्केट्स का सवाल है। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी आपको क्लियर कट संकेत नीचे की तरफ के दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं कल यही बात कर रहा था कि एकदम एग्जैक्टली 18,950 पर बंद हुआ, तो अब आपको गैप से ओपनिंग कहीं भी मिलेगी। एक तो अगर यही आपको 70-80 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स दिखता तो गैप से ओपनिंग होकर आप एकदम परफेक्ट सपोर्ट लेवल से वापस 19,250 19,350 की तरफ जा सकते थे, और अब आपको गैप मिल रहा है नीचे की तरफ, तो परफेक्ट आपके लिए 300-400 पॉइंट की रिस्क खुलती हुई दिख रही है। तो वही है कि
इस वक्त आपको याद होगा दीप के जब रिकवरी आई थी तो रिकवरी में भी पहले बैंक निफ्टी ने आपको संकेत दिए थे तेजी के, निफ्टी बाद में आया था फॉर्म में। अब जब अहम लेवल तोड़ने की बात आ रही है तो यहां पर भी बैंक निफ्टी पहले संकेत दे रहा है टूटने के। अब अच्छी बात यही कि निफ्टी में सपोर्ट रेंज जो है ना वहां से हम ऊपर हैं, काफी ऊपर हैं, तो हो सकता है निफ्टी जल्दबाजी में नीचे न जाए, लेकिन बैंक निफ्टी कंफर्ट और कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों की तेजी की पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉसेस क्या रखनी चाहिए। ओके, 9175 ये निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस तो नेचुरली आप उसके नीचे ही खुलेंगे, तो इंट्राडे में आपकी पोजीशन अगर है तो 9175 के नीचे आपको निफ्टी पर तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए, सिंपल। बैंक निफ्टी 18,900 कल का लो है, उसके नीचे खुलेंगे, तो मेरे हिसाब से उसके बाद एक बार की आपकी कल की अगर इंट्राडे के लिहाज से या ओवरनाइट आपने खाली बीटीएसटी के तौर पर पोजीशन बनाई है तो एग्जिट कर लीजिए, ये आपके लिए राय होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर तेजी की पोजीशन में। मैं तेजी की पोजीशन में दीप जानबूझकर छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं, मुझे बड़ा स्टॉप लॉस देना ही नहीं है। ये ऐसा मार्केट है मेक और ब्रेक वाला है, यहां पर आपको ज्यादा लॉस करना ही नहीं है, छोटे लॉस में निकल जाइए कोई बात नहीं, क्योंकि रेंज के एंड पे हो ना, तो जब अगर टूटती रेंज तो फिर आपको लॉस बड़े लगते हैं, तो कोई बात नहीं, छोटा होगा, वापस ऊपर आ गया तो फिर देखेंगे क्या करना है, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा रखिए, पॉइंट नंबर 1। अब आइए, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, क्योंकि आप गैप से नीचे खुलेंगे, अब आपको स्टॉप लॉस सरकार का 9300 का कर लेना है। दिन के दौरान या फिर क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी 9300 के पार निकले, आप अपनी शॉर्ट को काट लीजिए, फिर दिमाग मत लगाइए। सेम लेवल 19,350 का होगा, जो ज्यादा डीप लगाना चाहते हैं वो 19,500 का भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप खुलेंगे गैप से और उसके बाद तो 19,350 भी आपको बहुत दूर ऊपर लगने लगेगा, तो 19,350 मेरे ख्याल से ये लेवल्स काफी हैं आपके लिए ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस के लिहाज से। ओके, तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हैं दोनों तरफ, अगर आपकी एग्जिस्टिंग मंदी की पोजीशन है या फिर आपकी एग्जिस्टिंग तेजी की पोजीशन है तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नई पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए सर? निफ्टी बेचना चाहिए आपको 9,400 के स्टॉप लॉस के साथ, वैसे ज्यादा सही स्टॉप लॉस 9,450 का होता है दीप कल के हाई का, लेकिन मुझे लगता है बाद में तो 9,300 का स्टॉप लॉस भी काफी होगा, अगर जहां एसजेक्स दिख रहा है वहीं खुल गए तो 9,125 9,175 की रेंज में कहीं न कहीं खुलने चाहिए हमारे जो डेटा है उस हिसाब से, ठीक है। अब 9,175, 9,125 और 9,050, 9,025 तक के टारगेट आपके बनते हैं निफ्टी पर अगर आप शॉर्ट करते तो, ठीक है। अब आइए निफ्टी खरीदना, अब ये ट्रिकी है थोड़ा सा, खरीदना कहां चाहिए। जितना 9,000 9,025 के आसपास खरीद पाए उतना बेहतर है, लेकिन आप पता नहीं ना वहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, करेक्ट। तो आप 9,125 से मूड बनाना शुरू करिए कि मैं यहां पर अब मैं खरीदने के रेंज में आ रहा हूं। अब मूड माहौल देख लीजिए कि बैंक निफ्टी कितना खराब होता है, ठीक है, ग्लोबल कैसे क्या दिख रहा है, जैसे अभी आपके सारे एशिया में हालत खराब है, 350 डाउन, सॉरी हांगकांग 350 नीचे, ठीक है, डाउ आपका 0.5% नीचे, तो वो देखकर 250 200 पॉइंट डाउन नीचे, तो उस हिसाब से आप तब देख लीजिए कि ये कैसे चल रहा है और अकॉर्डिंगली आप मूड बनाइए कि मुझे 9,125 पे खरीदना है या 9,025-50 के आसपास खरीदना है, लेकिन ये रेंज है जहां से आपको एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर खरीदने की सोचना। यहां स्टॉप लॉस मैं दूर कर दूंगा, देखिए मैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वहां स्टॉप लॉस छोटा दे रहा हूं, क्योंकि मुझे दिन के दौरान अगर ब्रेकडाउन होता तो मुझे आपको ज्यादा रिस्क पे नहीं रखना है, लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं नीचे के लेवल पर कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर 9,000 के आसपास, और 9,000 वायदा कारोबार के लिहाज से भी अहम सपोर्ट लेवल में आगे आपको बताऊंगा, तो आपको 8,900 का स्टॉप लॉस रखना है। 9,175, 9,200, 9,300 तक की रिकवरी के लिए आपको खरीदारी करनी है उस लेवल के आसपास। अब आइए बैंक निफ्टी शॉर्ट कीजिए 19,350 के आसपास, ये बैंक निफ्टी का आपका स्टॉप लॉस है। 18,800, 18,700, 18,550 और 18,400, ये 4 लेवल हैं जिसके लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है बैंक निफ्टी में, यहां पर आप मंदी की पोजीशन बना सकते हैं। और जो लोग बैंक निफ्टी खरीदना चाहते हैं वो बैंक निफ्टी में 18,200 का, 18,400 से 18,600 की रेंज में खरीदें अगर वहां मिले तो, नहीं तो कोई बात नहीं, इंतजार करें, नहीं तो 19,350 जब पार करेगा तब फ्रेश तेजी की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। 18,200 आपका स्टॉप लॉस होगा, 18,700, 18,800, 18,900, ये 3 लेवल हैं जिसके लिए आपको तेजी की पोजीशन बनानी है, सिंपल।
ओके, तो ये तो रहा जहां तक आज के एग्जिस्टिंग पोजीशंस बनाने का सवाल है। अहम लेवल्स आपको दे दिए गए हैं, थोड़ा स्टॉप लॉस आपको टाइट रखना पड़ेगा। सर, पीसीआर 1.26 थोड़ा गिरा है, विक्स भी 1% कूल ऑफ हुआ है, यहां से कुछ संकेत आ रहे हैं? थोड़ा सा कोई ऐसा खास संकेत नहीं है दीप कि विक्स 1.26 पे है, सॉरी पीसीआर 1.26 पे कंफर्टेबल है, विक्स 1% नीचे, तो कोई बहुत बड़े संकेत यहां से नहीं है, नॉर्मल है, न्यूट्रल से है, बस सिंपल न्यूट्रल संकेत है, ठीक है। लंबे समय बाद एफएनओ बैन में एक स्टॉक आता हुआ दिखा है, पिछले कुछ दिनों से एक्टिव हो रहा था, वोडाफोन आइडिया। हाँ, आज वो बैन में आया है। मतलब ये आप समझिए ना कि जब वो सेबी के रूल्स आए थे जिसमें उन्होंने मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 50% कर दी थी, ठीक है, कि उस उतने पे ही स्टॉक्स में ओवरऑल पोजीशन अलाउ की जाएगी जितनी पहले की जा रही थी, तो उसके बाद पहली बार कोई स्टॉक बैन में आया है। कल 10% मजबूत भी था मेरे ख्याल से, हाँ 9.5% मजबूत दिखा रहा है, तो ये बैन में आया है वोडाफोन आइडिया, बाकी ठीक है जी। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया पर नजर रखिए। अब इंटरडे पोजीशन लेकर आपको उसी को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा जहां तक वायदा कारोबार का सवाल है। सर, अब जो संकेत हैं उनको थोड़े विस्तार में बात करते हैं। फिर से एफआईएस पॉजिटिव रहे हैं, डीआईएस नेगेटिव रहे हैं और एफएनओ न्यूट्रल है इस पर। देखिए 535 करोड़ की कैश में खरीदारी की है एफआईज ने, और कल साथ में इंडेक्स फ्यूचर्स भी 800 करोड़ के खरीदे और स्टॉक फ्यूचर्स भी 125 करोड़ के। तो कल एफआईज के आंकड़े अच्छे हैं, जहां स्टॉक स्पेसिफिक भी खरीदारी है। इंडेक्स में हालांकि ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, लेकिन फिर भी खरीदारी तो की है। तो कल के आंकड़े एफआईज के अच्छे हैं, लेकिन सामने घरेलू फंड ने बिकवाली ठीक की है, 822 करोड़ की उनकी साइजेबल बिकवाली है, नहीं तो अब तक 500 करोड़ के आसपास की हो रही थी, आज थोड़ी सी बड़ी बिकवाली होती हुई दिखी है। तो घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर है, एफआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर। ओके, और वायदा कारोबार न्यूट्रल रखा है सर आपने, इस लिहाज से फिर कौन से अहम लेवल्स निकल कर आते हैं? जी दीप, न्यूट्रल रखने के पीछे वजह यह है कि पुट कॉल रेशियो 1.26 पर है। आपको याद होगा हम जब नई सीरीज की शुरुआत हुई मैंने ये बोला कि 1.89 के पुट कॉल रेशियो पे आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, ये ओवरबॉट है। 2 दिन पहले 1.49 पहुंचा था, फिर परसों के सेशन में हमने कहा कि नहीं 1.49 ज्यादा है, तो 2 दिन से 9,380 9,375 पार नहीं हो रहा था। पुट कॉल रेशियो अभी कंफर्टेबल आ गया है, 1.26 पे मैं कंफर्टेबल हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है, एकदम परफेक्ट बीच के लेवल पे है, वो ठीक है। निफ्टी में कल 5 लाख शेयर घटे हैं ओपन इंटरेस्ट में, जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, देखिए आप देख भी सकते हैं, और कोई खास प्राइस में बदलाव नहीं हुआ, 12 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुआ है, और एफआईएस की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर्स में 800 करोड़ की खरीदारी हुई है, यानी कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, ये कह सकते हैं। प्रीमियम डिस्काउंट में है निफ्टी की 14 पॉइंट के आसपास। अब बैंक निफ्टी में आई है, बैंक निफ्टी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में कोई खास बदलाव नहीं है। प्रीमियम डिस्काउंट ही चल रहा है, 68 पॉइंट से घटकर डिस्काउंट 36 पॉइंट का रह गया। अब आइए जो अहम लेवल है वो मैं आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आज के लिए जो बाजार में है वो है 9000 का। 9000 के पुट पर वीकली और मंथली दोनों सीरीज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और कुल मिलाकर है 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट खुला हुआ। तो जाहिर सी बात है कि उसके नीचे जाने पर ही फ्रेश और बड़ी कमजोरी के संकेत आएंगे। तो 9000 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। उससे पहले 9300 एक हल्का सा वो लेवल है जिसके ऊपर जाकर आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ताकत का पहला अंदाज आएगा। क्यों? क्योंकि दीप देखिए 9300 के पुट पर 13 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 15 लाख शेयर बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन एक चीज जो और है इंटरेस्टिंग वो आपको समझनी चाहिए, और वो ये कि पिछले 2 दिनों में हमने 9200 को तोड़ा नहीं। कल हमारा 9219 लो था, उसके पहले शुक्रवार को 9238 था, और उसके पहले गुरुवार को 9175। तो अगर आज आप 9200 9175 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो एक रिस्क जो खुलती है वो ये है कि 16 लाख शेयर 9200 के पुट पर हैं। तो यहां पर हल्की सी रिस्क है। अब पॉइंट यही है कि ये पोजीशंस बहुत बड़ी नहीं है, 15-16 लाख शेयर और वो भी वीकली में तो 10 ही लाख शेयर, तो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन 9200 के नीचे ट्रेड करने से साइकोलॉजिकली आप कमजोरी फील करेंगे, ये आपको दिख रहा है। अब आइए बैंक निफ्टी, डेटा बहुत कम है लेकिन इमीडिएटली बैंक निफ्टी पर आप कह सकते हैं कि 18,500 ये सपोर्ट है, 3 लाख शेयर वहां पर है। 19,500 कॉल्स में 3 लाख शेयर हैं,
वो आगे रुकावट का लेवल है, और 19,000 के आसपास 2-2 लाख शेयर, पोजीशन कम है, तो डेटा से फर्क नहीं पड़ेगा, लेवल पर ही फोकस करना चाहिए। बैंक निफ्टी के डेटा बहुत ही कम है। हाँ, निफ्टी में जरूर 9,000 बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता कि आसानी से हम तोड़ेंगे। इतनी कमजोरी सोचना भी नहीं चाहिए। अभी देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बिल्कुल, देखते हैं आगे क्या होता है, पर 9,000 एक अहम सपोर्ट रहना चाहिए जहां तक निफ्टी का सवाल है। और बैंक निफ्टी एक रेंज की अगर आप बात करें तो एकदम मिडिल ऑफ दैट रेंज में इस समय आपको दिख रहा है। चलिए सर, आज फिर जो स्टॉक्स इन फोकस हैं उसमें कुछ बात करें। पीरामल एंटरप्राइजेस, इनके नतीजे आए थे, थोड़े कमजोर रहे, कैसे देख रहे हैं सर आप इनके नतीजे? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि रिजल्ट्स कमजोर हैं। पहली चीज तो ये कि उन्होंने 1900 करोड़ का लॉस लिया है प्रोविजनिंग करके, जो मॉरेटोरियम वाली बुक है उस पर। तो इनकी जो ओवरऑल बुक है उसका बड़ा पार्ट मॉरेटोरियम में जा रहा है। इसका मतलब क्लियर कट है कि जो जिन लोगों को इन्होंने पैसा दिया है वो मॉरेटोरियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और जल्दी पैसा लौटाएंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब इनको पैसा नहीं आएगा तो कैश फ्लो इनका कमजोर होना ही है। गाइडेंस बहुत स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है। आज हम मैनेजमेंट से बात भी करेंगे अजय पीरामल साहब से, और समझेंगे कि मूड माहौल कैसा है। लेकिन जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं वो कमजोरी की इशारा कर रहे हैं। लॉस भी आया है, ईपीएस नेगेटिव 43 रुपए है, हालांकि उसके बावजूद 14 रुपए का डिविडेंड दे रही कंपनी, और साथ ही उनकी बोरोइंग प्रोग्राम भी है। तो थोड़ा सा ये कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक और आप लॉस है, उस लॉस वाले साल में डिविडेंड दे रहे हैं 14 रुपए, और साथ में आपको अच्छा खासा पैसा भी जुटाना है, फंड भी रेज करना है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि पीरामल एंटरप्राइजेस के रिजल्ट्स ये अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से एनबीएफसी के पहले रिजल्ट्स ही हैं जहां तक मेरा ख्याल है इस सीजन में। कम से कम बड़ी एनबीएफसी में तो ये पहले ही रिजल्ट हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेस अच्छा नहीं बना रहे। और आप देखिए 2 दिनों से आपने अगर एक चीज नोटिस की हो, चाहे वो आरबीएल बैंक हो चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, दोनों के रिजल्ट्स के बाद अगर है ना आप है ना डिटेल में जाकर देखें तो आगे के आउटलुक को लेकर और जिस तरह से मॉरेटोरियम वाले अकाउंट हैं उनको लेकर बाजार को कंफर्ट कम आ रहा है, और डर ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रोविजनिंग करनी पड़े। अब जो मॉरेटोरियम वाले बुक हैं उसमें आरबीआई ने बैंक्स को तो कह दिया कि आप 10% प्रोविजनिंग कर दीजिए। अभी एनबीएफसी के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, तो ये समझना होगा कि इन्होंने 10% प्रोविजनिंग की है, 5% की है, 10% की है, तो फिर 19,000 करोड़ की बुक हुई, 5% की है तो शायद और बड़ी बुक हुई है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम मैनेजमेंट से समझेंगे। लेकिन फिलहाल रिजल्ट मुझे कमजोर दिख रहे हैं, और ऐसे इस लिहाज से 930 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करनी चाहिए। और मैं इसलिए 930 का दे रहा हूं ताकि आपको है ना रिस्क 5-7 रुपए की दिखे, और अगर हरे निशान में खुल जाए या ऊपर हो तो मत बेचिए। अगर आपको वाकई में बाजार रिएक्शन उसी तरह का देता हुआ नजर आए तो बेचिए। 865 840 ये 2 टारगेट है, और अगर मैनेजमेंट से बात करके कंफर्ट कॉन्फिडेंस नहीं आए तो इवेंचुअली 775 रुपए तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं पीरामल में आने वाले समय में। तो मैं रिजल्ट्स को लेकर बहुत खुश नहीं हूं, ये अच्छा संकेत नहीं दे रहे। बिल्कुल, बड़ी एनबीएफसी है और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इनके रिजल्ट से। एक टाइट स्टॉप लॉस रखना है, एक पास में ही स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ऊपर खुलता है स्टॉक तो फिर नहीं बेचिए, पर हाँ रेंज जो निकल कर आ रही है काफी वीकनेस वाली है जहां तक पीरामल एंटरप्राइज का सवाल है। तो ये तो है पीरामल एंटरप्राइजेज। हमारी रिसर्च टीम से भी बात कर लेते हैं, देखते हैं कि नतीजों के दम पर और कौन से स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में आ रहे हैं, रिजल्ट्स किधर हैं, खबरें किधर हैं और ब्रोकरेज एक्शन किधर है। देवांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही पूजा भी हैं और आशीष भी हैं। देवांशी, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आज के नतीजे कौन से हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले तो कैश मार्केट में प्रेजेंट जॉनसन, साथ ही संजीवन इंटरनेशनल, ब्लू स्टार इंडिया मार्ट, स्टरलाइट टेक, सीक्वेंस साइंटिफिक, जेके पेपर, ये सभी कंपनीज हैं जो अपने नतीजे आज घोषित करेंगे, इस पर नजर रखें। साथ ही आज भारतीय रेलवे आज से यात्री ट्रेनें शुरू कर देंगी, पार्शियली खुलती हुई दिख रही हैं। आज 15 ट्रेन की यात्री शुरू होती हुई दिखेगी, इस पर नजर रखनी है आईआरसीटीसी पर। और एमएससीआई इंडेक्स में जो बदलाव होने वाले हैं रीबैलेंसिंग के चलते, वो 1 जून से ये बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे, लेकिन आज ये नाम आएंगे कि किसमें वेटेज बढ़ा है या कम हुआ है। बोर्ड मीट में आज एसीसी और अंबुजा की बोर्ड बैठक है, इस पर नजर रखनी है। और कल जिसके नतीजे आए थे मार्केट्स बंद होने के बाद, उसमें गोदरेज एग्रोवेट और ईडीएफ फूड्स हैं, दोनों के नंबर्स अच्छे हैं। अब देखिए गोदरेज एग्रोवेट इस बार जो आय है 17% तक बढ़ती हुई दिखी है, मुनाफा 34% कम होता हुआ दिखा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले साल में एक
टैक्स गेन था। और साथ ही जो मार्जिन है इस बार करीब 8% पे आए हैं, 5.5% से बढ़कर कामकाजी मुनाफा इस बार 68% तक बढ़ता हुआ दिखा है 126 करोड़ पर। एडीएफ फूड्स में भी आप देखिए जो कुल आय है 24% तक बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही इनका जो मुनाफा है वो 3 गुना बढ़ा है 13 करोड़ पे। साथ ही मार्जिन 15.5% पे आते हुए दिखे 4.5% से बढ़कर, और कामकाजी मुनाफा 11% बढ़ता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर दोनों के नंबर्स एफएमसीजी स्टॉक में अच्छे दिखे। बिल्कुल, तो कुछ मिड कैप स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन होगा, और जिस तरह से पाम ऑयल के इंपोर्ट पर रोक आ रही है, गोदरेज एग्रोवेट नतीजों और इस खबर दोनों के ही दम पर रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है। पूजा, आप भी बताइए, आपके पास भी कुछ नतीजे और खबरों वाले स्टॉक्स हैं? जी, मोतीलाल ओसवाल के नंबर्स आए हैं और यहाँ पर भी नंबर कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। आय में अगर देखेंगे तो मामूली 2% की बढ़त हुई है। कंपनी को मार्क टू मार्केट लॉस हुआ है करीब 351 करोड़ का, और इसी का नतीजा हमने देखा कि असर कुछ मुनाफे में भी देखने को मिला। इस बार कंपनी ने पिछले साल के मुनाफे के सामने घाटा घोषित किया है। 254 करोड़ का घाटा इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है, और मार्जिन के फ्रंट पर भी देखेंगे तो नंबर्स कमजोर ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे तो एबॉट इंडिया, यहां पर नजर रखिए। पेरेंट कंपनी की एंटीबॉडी टेस्ट किट को यूएस एफडीए से आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिल चुकी है, तो आज इसका कुछ एक्शन यहां पर देखने की उम्मीद है। एक और फार्मा स्टॉक इन स्विफ्ट लैब्स, ये भी फोकस में रहेगा। पंजाब इकाई की जांच की थी यूएस एफडीए ने, और जांच में कंपनी को ईआईआर मिला है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है, जिसके चलते आज इस स्टॉक में कुछ एक्शन देखने की उम्मीद है। आईसीआईसीआई बैंक एफडी पर जो ब्याज दरें हैं वो 0.5% से घटा दी है, और अब जो नई ब्याज दर है 1 साल की वो 5.7% है। और आखिर में बात करते हैं एसबीआई कार्ड की। प्रमोटर की तरफ से कुछ शेयर्स बेचे गए हैं। यहाँ पर करीब 1.12 लाख शेयर्स बेचे गए हैं 7 से 8 मई के बीच प्रमोटर्स की तरफ से, तो एसबीआई कार्ड्स पर भी नजर रखिए। बिल्कुल, और नतीजों के बाद से हम देख ही रहे हैं एसबीआई कार्ड्स पर भी प्रेशर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक आज एक बार फिर से फोकस में रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि ब्रोकरेज फोकस आज का किधर है एफआईआर में। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। आशीष, बताइए पहले तो अर्निंग्स पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। कल गोदरेज प्रॉपर्टीज के नतीजे आए थे, और जिस पर ब्रोकरेज हाउस के कमेंट्स है कि कंपनी की अगर आप पोजीशन देखें तो मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो काफ़ी बढ़िया है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़िया लग रहे हैं। प्रोजेक्ट पाइपलाइन जो है ब्रोकरेज हाउस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, जिसके चलते सीएलएसए ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 870 रुपये का ये लक्ष्य दे रहे हैं। जेफरीज भी पॉजिटिव है, स्टॉक के ऊपर खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए और लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। 945 से बढ़ाकर 954 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं, अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 682 रुपये के लक्ष्य के लिए। और यूबीएस ने तो इनको नतीजे पसंद नहीं आए, इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, खरीदारी की राय से बदल कर भी बिकवाली की राय दे रहे हैं। लक्ष्य में भी इन्होंने काफी ज्यादा कटौती की है, 1160 से घटाकर केवल 550 कर दिया है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज के नतीजे आए थे, इन पर ये रिपोर्ट्स। ओके, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर कई सारी रिपोर्ट्स है, दोनों तरफ के कॉल्स आ रहे हैं जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। बाकी अगर स्टॉक्स या सेक्टर्स की बात करें आशीष, तो किधर है फोकस आज? दिपांशु, ढेर सारी रिपोर्ट्स है। बिल्डिंग मटेरियल पर सीएलएसए का एक नोट आया है, जहां पर इन्होंने एक चैनल चेक किया और देख रहे हैं कि थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली अगर देखा जाएगा तो जिस पिछले 2 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, और उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये मान रहे हैं कि जो दबाव है वो जो बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स हैं, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड बिजनेसेस हैं, उस पर भी देखने को मिलेगा, जिसके चलते सेंचुरी प्लाई पर जो है ना, इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। खरीदारी की राय से अब ये बिकवाली की राय दे रहे हैं। लक्ष्य में भी इन्होंने शार्प कटौती की है, करीब 156 से घटाकर केवल 100 कर दिया है। हैवेल्स के भी नतीजे आने उससे पहले ये थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं, 590 से लक्ष्य को घटाकर 505 कर दिया है, और रेटिंग भी आउट परफॉर्म से घटाकर अंडर परफॉर्म की दे दी गई है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर भी डाउनग्रेड किया गया है, यहाँ पर एक खरीदारी की राय से अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 1295 से घटाकर 1000 रुपये का कर दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर पर जैसा मैं बता रहा था, रिपोर्ट ढेर सारी आ रही है। यूबीएस की भी एक रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि सेक्टर में काफी ज्यादा मुश्किलें हैं, इन्वेंट्री पाइलअप होते हुए नजर आ रही है। कल भी ओवरऑल रियलिटी पर एक डाउनग्रेड आया था, आज फिर आ रहा है। खरीदारी की राय को बिकवाली की राय दे दी गई है, और लक्ष्य जो है 670 से घटाकर केवल 300 रुपये कर दिया है। डीएलएफ पर भी खरीदारी की राय बरकरार है यूबीएस की, और लक्ष्य जो है 240 से घटाकर 145 रुपये कर दिया है।
जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, फार्मा स्टॉक्स के ऊपर ऑर्गेनो फार्मा पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है, न्यूट्रल से बढ़ाकर ओवरवेट की राय दे दी गई है। लक्ष्य में भी बढ़ोतरी की है, 650 से बढ़ाकर 730 कर दिया है। कैडिला की जो वैल्यूएशन है इन्होंने मौजूदा भाव से थोड़े से महंगे नजर आ रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने डाउनग्रेड किया है। न्यूट्रल से भी अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जो है 250 से बढ़ाकर 270 कर दिया है। डॉक्टर रेड्डीज में कह रहे हैं कि यूएस की जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, वैल्यूएशन एकदम परफेक्ट नजर आ रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने जो रेटिंग है उसे डाउनग्रेड कर दिया है। ओवरवेट से अब रेटिंग घटाकर न्यूट्रल की कर दिया है, लेकिन लक्ष्य जो है 3600 से बढ़ाकर 3800 रुपये कर दिया है। और अंत में आखिरी रिपोर्ट है एशियन पेंट्स पर, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, जहां पर डाउनग्रेड कर दिया गया, रेटिंग डाउनग्रेड कर भी बिकवाली की राय दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस महंगे नजर आ रहे हैं। साथ ही जो वॉल्यूम ग्रोथ है इसको लेकर कंसर्न्स काफी ज्यादा है, जिसके चलते इन्होंने जो लक्ष्य है वो करीब 1570 से घटाकर 1111 रुपए का कर दिया है। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर आज एक्शन आपको दिखने वाला है। सेक्टर वाली रिपोर्ट्स आज काफी ज्यादा हैं, स्टॉक्स में एशियन पेंट्स और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। आइए अब करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को शामिल और करते हैं आज के पिक ऑफ द डे की शुरुआत। गुड मॉर्निंग बंसल जी, बताइए आपका पिक ऑफ द डे, बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे वही है जो कल मैंने और कुणाल जी ने दिया था। खरीदारी की राय है भारतीय इंफ्राटेल पर 172, 172 का स्टॉप लॉस है, 195 पहला टारगेट है और 200 रुपीज दूसरा टारगेट है। बड़े की दुविधा अनिल जी, बाय कॉल कल दिया था। आज निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी से जो संकेत आ रहे हैं, जो आपकी कमेंट्री थी 9175 के नीचे निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन है, तो एक बार खुलने के बाद दोबारा से रिव्यू करेंगे। एज ऑफ नाउ भारतीय इंफ्राटेल ही पिक ऑफ द डे है। ओके, भारतीय इंफ्राटेल ये रहेगा कल का स्टॉक की पिक ऑफ द डे। कुणाल जी, आपका भी सेम टू सेम या अलग से कुछ है? अनिल जी, वैसे तो सेम टू सेम है, भारतीय इंफ्राटेल पे ही बिकवाली खरीदारी की राय है। सबसे पहले अनिल जी आपको और दीपांशु को गुड मॉर्निंग। और अनिल जी, भारतीय इंफ्राटेल पर जो खरीदारी की राय कल मैंने और राकेश जी ने दी थी वही पिक ऑफ द डे होगा। लेकिन उसके अलावा अनिल जी एक स्टॉक और मेरे रडार पर आया है और ये शेयर है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसमें क्लियर ब्रेकडाउन कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा बनते हुए। 2 बार इस स्टॉक ने एक ही लेवल के आसपास यानी कि 770 के आसपास एक हाई लगाया और उसके बाद कल के सेशन में 700 के लेवल को भी स्टॉक ने तोड़ दिया है। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। मेरी राय में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को 700 के स्टॉप लॉस से बेचें। 745 रुपया पहला टारगेट और 645 रुपया पहला टारगेट और 625 रुपए दूसरा टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा फिर? 800 रुपए? क्या स्टॉप लॉस कितना बता रहे, क्योंकि आप 700 बोल रहे? 700 जी, 700 अनिल जी, 700 नहीं बेचना है तो 700, नहीं बेचना है 736 तो भाव है। अच्छा, फ्यूचर्स के लेवल दे रहे हो क्या आप? फ्यूचर में बड़ा डिस्काउंट में चल रहा है जी अनिल जी, फ्यूचर में 670 चल रहा है, 700 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें। फ्यूचर का पहला टारगेट 645, दूसरा 625। बिल्कुल परफेक्ट। फ्यूचर में काफी डिस्काउंट पर चल रहा है, लगभग 30 और 35, कितना 65 रुपए डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे। गजब है भाई, इसका मतलब तो कुछ तो मामला सीरियस है। तो ये लेवल फ्यूचर्स के श्रीराम ट्रांसपोर्ट के 670 के आसपास बेचिए, 700 का स्टॉप लॉस, 645, 625 के टारगेट। ये है राय कुणाल जी की तरफ से। आइए किरण जी का भी स्वागत करते हैं। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपकी पिक ऑफ द डे। अनिल जी मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग। जिस तरीके से बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक्स थोड़े से वीक देखने को मिल रहे हैं, मेरा मानना है कि कोटक बैंक बेचने की सलाह है। 1188 का कल का क्लोज था। मेरा स्टॉप लॉस 1205 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 1130 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, ये लेवल्स कैश के देने फ्यूचर्स के किरण जी? कैश के है अनिल जी। ओके, 1188 के आसपास क्लोज हुआ है। 1205 के स्टॉप लॉस के साथ आप कोटक महिंद्रा बैंक में कर सकते हैं बिकवाली। ये है राय किरण जी की तरफ से और टारगेट आपको रखना है नीचे की तरफ। एक बार टारगेट में पूछ लेता हूँ किरण जी, टारगेट वापस बताइए जरा मुझे। 1130 1130 परफेक्ट। ओके, आइए बिल्कुल। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, बताइए क्या करेंगे आप?
अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मैं भी बेचूंगा, मेरा सेल है आईसीआईसीआई बैंक में 321 का बंद है, 327 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है आज और कल में 300 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं, तो बैंकिंग स्पेस में थोड़ी गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। ओके, आईसीआईसीआई बैंक बेचने की राय, 327 का स्टॉप लॉस, 300 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। ये है वागले साहब की पिक भी 320 के आसपास कल बंद हुआ है, तो ये पिक्स आपके लिए आती हुई आज के लिए पिक ऑफ द डे के तौर पर। आइए अब उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जिनके नतीजे आए हैं। नतीजों में गोदरेज एग्रोवेट, इसके रिजल्ट ठीक दिख रहे हैं। कुणाल जी जरा चार्ट देखिए, आय 17% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 68% बढ़कर आया है, मार्जिन में अच्छी सुधार हुई है, 2.5-3% के आसपास, 2.5% की 2% की सुधार हुई है। हालांकि मुनाफा थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल ऑपरेशनल रिजल्ट ठीक है। क्या करना चाहिए? अरे जी देखिए, इस स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है 420 रुपए की, और ये लेवल पार करने में इसको काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि 420 आसानी से पार नहीं होगा। अगर ये स्टॉक 420 को पार कर जाता है तो फिर इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर मुझे लगता है कि ये स्टॉक 460 रुपए के लेवल्स भी दिखाएगा, लेकिन 420 के ऊपर ही नई खरीद करनी चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनको 385 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 385 के नीचे एग्रोवेट गया तो एक बार के लिए निकल जाने की राय रही। ओके, गोदरेज एग्रोवेट यहाँ पर ध्यान रखें क्योंकि नतीजे तो अच्छे आए हैं। पाम ऑयल पे अब सरकार कुछ और रोक लगाने की बात कर रही है, तो वहां से भी यहाँ पर आपको रिएक्शन आता हुआ दिख सकता है। तो ये स्टॉक आज थोड़ा एक्टिव हो सकता है ट्रेड में, जिस तरह से खबरें आ रही हैं और जिस तरह से मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो आज रिएक्ट करने वाले हैं ट्रेड में। आईसीआईसीआई बैंक पर तो राय आ ही चुकी है, वागले साहब से बिकवाली की राय आ रही है। यहाँ पर आप देखें तो लगातार दूसरे दिन प्रेशर बनेगा। एसबीआई कार्ड्स पर भी एक बार चेक ले लेते हैं। किरण जी एक बार इस स्टॉक को भी देख लीजिए, काफी ज्यादा इंटरेस्ट है जब से आईपीओ आई है। उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है स्टॉक की, बाजार की वजह से 2 दिन पहले थोड़ा दबाव भी आया था, प्रमोटर की सेलिंग हुई है। कुछ अहम लेवल्स जो आप बता सकते हैं एसबीआई कार्ड्स में, क्या ट्रेंड बता रहा है आपको इस समय? देखिए दीप, कल के लोज है वो कई बार टेस्ट हो चुके हैं पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशंस में, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 540 राउंड फिगर करके वो लेवल देखना चाहिए। अगर 540 निकल जाता है तो फिर वापस एक बार जो नेक्स्ट सपोर्ट है 520 और फिर 500 का, तो ये टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। वीकनेस चार्ट पे है, काफी लॉन्ग पोजीशन ट्रैप हुए हैं, ऐसा ये चार्ट पे हमें सलाह मिल रही है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 590 600 का लेवल्स क्रॉस नहीं करता तब तक मुझे लगता है कि थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी स्टॉक में। ओके, 590 जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक परेशानी देखने को मिल सकती है, जहां तक आपके लिए एसबीआई कार्ड्स पर सवाल है। सिद्धार्थ सडानी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग। आईसीआईसीआई बैंक पर एक व्यू लेना चाहूंगा। कल तो नतीजों के दम पर रिएक्शन आया, जो इनकी मॉरिटेरियम बुक है, ऑलमोस्ट 30% ऑफ बुक मॉरिटेरियम अकाउंट्स है और उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोविजन करा है उसके लिए, तो उसका जो रिएक्शन था कल वो हमने बाजार में देखा। अब यहाँ पर आ रहा है कि उन्होंने एफडी के भी रेट्स काटे, खैर ये तो नॉर्मल है, बट किस तरह की अप्रोच रहनी चाहिए जिस तरह की गिरावट आ रही है इस समय बैंक्स में और जिस तरह की आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट आई है? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे बड़ी चीज कि आईसीआईसीआई बैंक का जो नतीजे आए हैं, मुझे लग रहा है कि वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। स्लिपेजेस कुछ बड़े हैं क्योंकि प्रोविजनिंग जैसे आप बता रहे हैं बढ़ गए हैं, बट एसेट क्वालिटी में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है। हालांकि अभी सेंटिमेंट्स बहुत वीक है बैंकों के लिए, बट प्राइवेट श्रेणी में मैं अभी भी आईसीआईसीआई बैंक को टॉप में रखूंगा। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, अगर आपको बैंकिंग, क्योंकि आप बैंकों से दूर जा ही नहीं सकते हो, 30% का वेटेज है बैंकों का, तो अगर आपको निफ्टी में पार्टिसिपेट करना है तो बैंकों द्वारा ही करना पड़ेगा। तो गिरावट पे मैं मानूंगा खरीदना चाहिए, और अगर खरीदना है तो आईसीआईसीआई बैंक खरीदना जरूर चाहिए। किन लेवल्स पर खरीदना चाहेंगे सिद्धार्थ जी? 300 के आसपास आ गया, उसके नीचे चला गया तो अट्रैक्टिव लेवल्स रहेंगे? बिल्कुल, बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स हो जाएंगे 300 के नीचे। तो मैं मानता हूं कि 300 के ऊपर ये लेवल्स पे भी आप थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। मंत्रा एक ही है दीपांशु कि हमें टुकड़ों में खरीदना है, हमें एक साथ नहीं खरीदना है। 100 रुपए की चीज लेनी हो तो उसको टुकड़ों में खरीदना चाहिए। और आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही क्वालिटी चीज है,
जरूर खरीदे ये लेवल पे भी, और 300 पे भी आप भरपूर खरीदें। ओके तो खरीदारी का व्यू लेकर आप चल सकते हैं। जहां तक आईसीआईसीआई बैंक पर सवाल है, इन लेवल्स पर खरीदें, इससे थोड़ा नीचे आ जाए, वागले साहब का जो टारगेट है 300 वहां के आसपास अगर आ जाए तो आप एक बार फंडामेंटल व्यू या लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए आईसीआईसीआई बैंक पर तो नजर रहेगी जहां तक आज बाजार का सवाल है। एक दो और स्टॉक्स जो बढ़िया एक्शन दिखा रहे थे पिछले कुछ दिनों से, गोदरेज प्रॉपर्टीज। कुणाल जी जरा इसकी चार्ट देखिए, कल नतीजों के दम पर रिएक्शन आया, आज ब्रोकरेज कमेंट्री थोड़ी मिक्स्ड दिख रही है। जहां तक गोदरेज प्रॉपर्टीज का सवाल है, खरीदारी और बिकवाली दोनों के ही राय आ रहे हैं, टारगेट चेंजेस भी हुए हैं। स्ट्रक्चर आपको क्या बता रहा है? देखिए स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है दीपांशु, और मेरे और राकेश जी ने कल इस पे खरीदारी की भी राय दी थी। इसमें एक बड़ा सपोर्ट है 600 के आसपास, जो मुझे नहीं लगता कि तुरंत अभी वायलेट होगा, और अगर ये स्टॉक 600 के लेवल्स को होल्ड करता है तो फिर यहाँ पर आपको 700 रुपये तक का एक मूव बहुत जल्दी आते हुए नजर आएगा। तो यहाँ डाउन साइड बहुत रिस्ट्रिक्टेड लगती है। मुझे लगता है कि स्टॉक एक अहम सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है, तो इन स्तरों पर कोई वजह नहीं है कि बेचें। 600 के स्टॉप लॉस से बने रहने की राय है। अपसाइड मुझे लगता है कि काफी बड़ी हो सकती है। ओके अपसाइड काफ़ी बड़ी हो सकती है जहां तक गोदरेज प्रॉपर्टीज का सवाल है। देखते हैं किस तरह का व्यू निकल कर आता है, बट मूवमेंट काफ़ी रहा है इस स्टॉक में जहां तक ट्रेड का सवाल है। सिद्धार्थ जी एशियन पेंट्स पर नजर डालिए, क्योंकि यहां पर भी आज ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। वैसे भी कंजम्पशन स्टॉक्स में दोनों तरफ के मूवमेंट आ रहे हैं, बट एक बड़ा डाउनग्रेड आया है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। इन्होंने अपना टारगेट 1570 से घटाकर 1111 करा है और रेटिंग को भी डाउनग्रेड करा है। बिकवाली की राय अब आ गई है। थोड़ा तो प्रेशर हम आते हुए देख रहे हैं, बट क्या इतना बड़ा डाउनसाइड आ सकता है एशियन पेंट्स में 1560 1570 के लेवल से वापस 1100 के आसपास? देखिए दीपांशु, मैं नहीं मानता हूं कि इतना बड़ा डाउनग्रेड आ जाएगा। डेफिनेटली ये क्वार्टर, आने वाले क्वार्टर में भी, क्योंकि मॉनसून है तो पेंट का कंजम्पशन ऐसे भी कम ही होता है, बट जैसे ही फेस्टिव सीजन चालू होगा उसके पहले बहुत अच्छी डिमांड आ सकती है पेंट में। और हम जानते हैं कि पेंट का लीडर एक ही है, वो है एशियन पेंट्स। बिजनेस वाइज बहुत बेहतरीन है, और सबसे बड़ी चीज क्रूड की गिरावट का बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इनको। तो मैं नहीं मानता हूँ कि इतनी बड़ी गिरावट होगी। क्वालिटी ब्लू चिप कंपनी है, गिरावट पे आप थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करें, बट ये ध्यान जरूर रखें कि एक दो क्वार्टर में बहुत बड़ा उछाल नहीं देखने मिलेगा। जो उछाल देखने मिलेगा वो दिसंबर तिमाही नतीजों से मिलेगा। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है अगर, तो ये आपको 6 से 9 महीने के पर्सपेक्टिव से ही करना चाहिए।